क्या 2024 में बदलेगा समीकरण? क्या एक दिन की कमाई सिर्फ 200 रुपए? सर्वे के बाद क्या करेंगे बिहार के भूमिहार? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से सियासत हुई, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक नया दाव पेच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अब नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सबसे कम जो भूमि है वो कहीं ना कहीं भूमिहार जाति के वर्ग के लोगों के पास है। इसको लेकर किस तरीके से अब राजनीति गरमाई हुई है, इस तमाम चर्चाओं पे, इस सवालों पे जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिस तरीके से अब नीतीश कुमार का ये बयान आया, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए सिराज, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ वो तो जातिगत के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, तो उसमें एक चीज निकल कर आई है कि बिहार में जो भूमियार एक जाति है, जो भूमियार जाति है, वह जो संपन्नता में सबसे कम संपन्न है तमाम अन्य जातियों के मुकाबले या उनके साथ उनका मूल्यांकन करें तो अब इससे चर्चा ये शुरू हो गई है कि क्या 2024 का जो पूरा समीकरण है वो क्या बदल जाएगा। कारण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भूमियार वाला पूरा इसमें जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण में निकल कर आया है, ये कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक समीकरण को, बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदल देगा और ये कहीं ना कहीं हर दल को डेंट करेगा। जैसे जेडीयू के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद बिहार में भूमियार समुदाय से आते हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद है गिरिराज सिंह, वो भूमियार समुदाय से आते हैं। विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, भाजपा के नेता भी हैं, तो वो भूमियार समुदाय से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक भूमियार समुदाय है वह 2024 के समीकरण के लिहाज से बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा है, लेकिन जिस तरीके से पिछड़ता हुआ वह आर्थिक सर्वेक्षण में दिखा है वह कहीं ना कहीं भूमियार समुदाय को सोचने पर मजबूर कर देगा कि जेडीयू से लेकर बीजेपी तक की सरकारों में और बड़े पदों पर उनके नेता हैं, फिर भी वह क्यों पिछड़ रहे हैं। तो भूमियार समाज अगर इस सर्वेक्षण को सही मानते हुए फैसले लेता है तो राजनीतिक नुकसान बड़े स्तर पर बीजेपी को हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं भूमियार समुदाय के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के सदस्य भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अगर इस तरीके से जो है नीतीश कुमार बयां करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जो है उनके ऊपर भी खड़े नजर आते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल रहेगा, नीतीश कुमार का आरक्षण बिल, जो आरक्षण का दाव है, वो कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, जो नीतीश कुमार ने ये आरक्षण का दाव खेला है, अगर हम भूमिहार जाति की ही बात करें तो भूमिहार जाति में जो रिपोर्ट है उसमें 27.58% कुल आबादी का गरीब है। ब्राह्मण जो है 25.32% और अगड़ों में जो सबसे संपन्न जाति है वह कायस्थ लोग पाए गए हैं। तो जातीय जनगणना की जो आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरी में सबसे अधिक संख्या कायस्थ की है। इस जाति के 6.68% लोग सरकारी नौकरी में है। इसके बाद भूमियारों की संख्या दूसरे नंबर पे है और बिहार में 4.99% भूमियार सरकारी नौकरी में है। अब यहाँ से समझिए जो आपका मूल सवाल है कि जातिगत आरक्षण से और आर्थिक सर्वेक्षण से चुनाव में क्या असर पड़ेगा या नीतीश कुमार पर क्या असर पड़ेगा। अभी तक जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ या आरजेडी के साथ, जेडीयू या आरजेडी के साथ बिहार का अधिकतर पिछड़ा वर्ग इंटैक्ट है, अभी तक इंटैक्ट है। चाहे वह लवकुश समीकरण को ले लीजिए या वहाँ पर मुस्लिम और यादव से जो यूपी में चलता है, मुस्लिम यादव, वो भी बिहार में भी चलता है। मुस्लिम यादव समाज को ले लीजिए, कुर्मी समाज को ले लीजिए, वो अधिकतर समाज अभी तक आरजेडी और जेडीयू के साथ इंटैक्ट है। लेकिन जो इंटैक्ट नहीं था वो बिहार की लगभग 12 से 14% की आबादी इंटैक्ट नहीं थी, जिसमें कायस्थ, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत आते थे। जो स्वर्ण जाति का वोट था वो पूर्ण रूप से या अधिकतर
बीजेपी के लिए समर्पित था, तो नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वेक्षण लागू करके ये बात को कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश की है कि बिहार जो स्वर्ण समुदाय है वह बीजेपी को इतने लंबे समय तक अपना विश्वास देता रहा, अपना मतदान कर देता रहा, लेकिन नीतीश को वो बीजेपी ने उनके उद्धार के लिए या उनको बेहतर जीवन देने के लिए कुछ खास काम नहीं किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की ये रणनीति रही है कि जो ब्राह्मण और राजपूत वर्ग के लोग हैं खासकर वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिहार में जो जिस तरीके से राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के बाद भी जो है मोदी सरकार ने या यूं कहें भाजपा सरकार ने कुछ खास उनके लिए किया नहीं, जिसका पूरा फायदा जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उठाने में लगे हैं। लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा, नीतीश कुमार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है क्या? देखिए, नीतीश कुमार के इस फैसले को कोर्ट में बिल्कुल चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट का जो 1992 का मसला है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये तय किया था कि देश में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं कूदनी चाहिए। जो तत्काल देश में आरक्षण है वो 49.5% है। अगर बिहार सरकार, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि जो संविधान की 9वीं अनुसूची है उसके अंदर जो मसले होते हैं केंद्र और राज्य के, उनको आप न्यायिक समीक्षा से वह बाहर हैं, तो उनकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो अगर सरकार उसको 9वीं अनुसूची में रखती है तो कहीं ना कहीं इस आरक्षण बिल के बचने की उम्मीद है। अगर ये बिना 9वीं अनुसूची में रखने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो ये एकदम से कोर्ट में लेट डाउन हो जाएगा, कोर्ट में ये केस इस्टेब्लिश होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दाव जो है वो अटक रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस अनुसूची में, अगर ये आरक्षण बिल 9वीं अनुसूची में जोड़ देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इसमें न्यायपालिका जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा कि किन किन राज्यों में आरक्षण की सीमा 75% से अधिक है? बहुत ही चंद शब्दों में जो है आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं 75% से, जैसे मैंने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, 75% से ज़्यादा 100% तक आरक्षण देने की वहाँ मांग की गई थी और लगभग आपका छत्तीसगढ़ चाहता है कि वहाँ पे 75% से आरक्षण अधिक हो जाए। तो कई ऐसे राज्य हैं जो 75% से अधिक का आरक्षण चाह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ भी टिका नहीं है और शायद यहाँ भी टिकेगा नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव के नज़र रखते हुए कहीं ना कहीं हर राज्य में अलग अलग जो है आरक्षण बिल रखे जाते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को साधने के लिए एक राजनीति चली जाती है, लेकिन बिहार के राजनीति में जिस तरीके से अब नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना के बाद अब आर्थिक जो सर्वेक्षण है कहीं ना कहीं आर्थिक आरक्षण है उस पर दाव खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।